मित्रों, इस सत्र में ताप प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के विषय में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले ताप प्रदूषण। गर्म पानी का नदियों में डालना सामान्यतः ताप प्रदूषण का कारण होता है। उद्योगों में उपयोग होने वाला जल विभिन्न प्रक्रमों के कारण गर्म हो जाता है। विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में पानी टरबाइन को चलाने में उपयोग में आता है। भाप वाली टरबाइन में पानी को संघनित करने की प्रक्रिया में पानी गर्म हो जाता है और यह ताप वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। गर्म पानी जल में ऑक्सीजन की मात्रा घुलनशीलता को कम कर देता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की जल में कमी होती जाती है। यह ताप एक सीमा तक मछलियों की वृद्धि में सहायक होता है, लेकिन ताप के आकस्मिक परिवर्तन से ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों आदि की जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी अचानक किसी तालाब में बिना किसी विषैले पदार्थ के भी बहुत अधिक संख्या में मछलियों की मृत्यु होती देखी गई है, जिसका मूल कारण जल में ऑक्सीजन की कमी होना पाया जाता है। पावर प्लांट बंद होने पर भी तापमान में अचानक परिवर्तन आता है, जिससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं। समुद्री जीव 2 से 3 डिग्री तापमान परिवर्तन से प्रभावित हो जाते हैं। स्पंज, मोलस्क, क्रस्टेशियन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर समाप्त हो जाते हैं। अतः ताप परिवर्तन जलीय आवास में जंतुजात को हानि पहुंचाता है। ताप सहन करने की क्षमता के अनुसार जीवों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है पृथुतापी यूरिथर्मल। इन जीवों का तापमान सहन करने की सीमा रेंज बड़ी होती है। उदाहरण साइक्लोप्स, ऑयस्टर, टोड और मनुष्य आदि। और इस गुण के कारण यह पृथ्वी के बड़े भूभाग में पाए जाते हैं। दूसरा है स्टीनोथर्मल या तनुतापी। इसमें ताप सहन करने की सीमा अपेक्षाकृत छोटी होती है, जैसे घोंगे, कोरल, दीमक मछलियाँ तथा रेप्टाइल। ये सभी जंतु छोटे भूभाग तक ही सीमित रह पाते हैं। कोरल रीफ के केवल उन्हीं समुद्रों में विकसित होती है जहाँ तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अतः यहाँ पर यह तापमान एक सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करता है। जहाँ तक ताप के प्रभाव की बात है, ताप उपापचय की दर ताप से प्रभावित होती है। ताप जीवों की वृद्धि विकास को भी प्रभावित करता है। ताप का प्रजनन पर प्रभाव होता है। जीवों में जननांगों के विकास व परिपक्वता एक निश्चित ताप पर होती है। ताप का जंतुओं के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, वितरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अटलांटिक लोबस्टर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है और कोरल 20 से 21 तापमान से अधिक जहाँ पर होता है वहाँ पाई जाती है। ताप नियंत्रण के उपाय: गर्म पानी को नदी या समुद्र में जाने से पहले कूलिंग टावर से गुजारना चाहिए, जिससे तापमान सामान्य हो जाए। एक उथला तालाब बनाकर उसमें गर्म पानी छोड़ देना चाहिए, जिससे कुछ समय के बाद वह ठंडा हो और ठंडा होने के बाद में इसको बड़े रिजर्वायर या वाटर बॉडी के अंदर छोड़ा जाए।
गर्म पानी में फुहारे लगाकर भी यह नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद। अब है दूसरा टॉपिक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ठोस कचरा प्रबंधन। औद्योगिक भूमि तथा नगरों में घरों से प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होता है। इसे ठिकाने लगाने की व्यवस्थित योजना को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। कुछ कचरे अत्यधिक हानिकारक होते हैं, जैसे हॉस्पिटल से निकले हुए तथा रेडियोधर्मी कचरे। अन्य कचरे टूटी फूटी वस्तुएं, कागज आदि हैं। ये गंदगी को जन्म देते हैं, प्रत्यक्षतः हानिकारक नहीं होते। घरों व रसोइयों, होटलों आदि से निकला हुआ ठोस कचरा कुछ शहरों में नगर पालिका द्वारा निस्तारित किया जाता है। कुछ कचरे सीधे ही नदियों व समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे जलीय प्रदूषण होता है। इस ठोस कचरे का पृथक्करण तथा निस्तारण सरकार द्वारा व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, कचरा एकत्रण क्षेत्र नगर से दूर होना चाहिए, जिससे नागरिकों पर सीधा प्रभाव न पड़ सके। कभी कभी ठोस कचरे का दहन कर दिया जाता है, जो कि वायु प्रदूषण का कारक बनता है। कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है, जिससे कार्बन युक्त कचरे में सड़ी गली पत्तियां मिलाकर अवतल भूमि में सड़ाया जाता है तथा कंपोस्ट को खेतों में उपयोग लाया जा सकता है। कुछ कचरे का पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग भी किया जाता है। कचरे को निस्तारण के लिए 3 सिद्धांत हैं। पहला है रिड्यूस, दूसरा रिड्यूस, रीयूज एंड तीसरा रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब है अपशिष्ट कम मात्रा में पैदा करें। रीयूज क्या है? पुनरुपयोग, जैसे कागज की लुगदी बनाकर विभिन्न उपयोग वाली चीज़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है रिसाइकलिंग, इनका पुनः उपयोग, चक्रण किया जाना चाहिए। सामान्य कचरे में रिसाइकलिंग वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कागज रफ कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। हिसाब किताब में लुगदी बनाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसे कंपोस्ट के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा इससे ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा है कांच। शीशियाँ साफ कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। टूटे हुए कांच को कांच फैक्ट्रियों में भेजकर पुनः चक्रण किया जा सकता है। इसे इमारती सामग्री के अंदर उपयोग में लाया जा सकता है तथा सड़क निर्माण में भी इसका उपयोग हो सकता है। टायर, इन्हें पुनः रूप देकर उपयोग में लाया जा सकता है। झूले, नावें बनाने में सहायक हो सकते हैं। सड़क के प्रयोग में भी, सड़क बनाने में भी इसका प्रयोग हो सकता है। इसके बाद में है खाद। कचरे को कंपोस्ट में बदलना या वर्मी कंपोस्ट में बदलना इसके द्वारा किया जा सकता है। और बूचड़ खाने की दुकानों का कचरा, कुछ मछलियाँ जैसे क्लेरियस गैरीपीनियस आदि इस कचरे को खा जाती हैं तथा यदि उनका उत्पादन संभव हो और परमिटेड हो तो उस अवस्था में ऐसी मछलियों को यह आहार प्रदान किया जा सकता है। विकसित देशों में रिसाइकलिंग अधिक होता है तथा इसके लिए उद्योग भी विकसित कर दिए गए हैं। अमेरिका में 20% कागज के कचरे को रिसाइकिल कर 7.5 लाख घरों में बिजली पहुंचाई जाती है। साथ ही 100 मिलियन 1,000 लाख वृक्षों को कटने से बचाया जा रहा है। अब है अगला टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। कभी कभी पृथ्वी में बाह्य जनित प्राकृतिक शक्तियों जैसे ताप, जल, वायु एवं आंतरिक शक्तियों जैसे दबाव, चट्टानों का आंतरिक ताप का प्रभाव तथा समुद्री जमाव व भूपटल पर अपरदन द्वारा समस्थिति संतुलन उत्पन्न होता है तथा भूपटल पर तनाव व खिंचाव बलों के प्रभाव से पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होती है, जिसका कोई समय नियत या अनुमानित नहीं हो सकता। ये घटनाएं पृथ्वी पर आपदाएं लाती है, जिससे क्षेत्र में जनजीवन संपत्ति का विनाश होता है। आपदाओं में मुख्य रूप से भूस्खलन, भूकंपन, चक्रवात तथा बाढ़ आदि आते हैं।
महासागरों सागरीय तट दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्रों में कुछ महासागरीय चक्रवाती भूमंडल आ चुके हैं। इन चक्रवाती प्रभाव में इस क्षेत्र में नक्शा ही बदल जाता है, कई द्वीप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं वस्तुतः पर्यावरणीय असंतुलन को जन्म देकर क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी जनजीवन को प्रभावित करती है। इसमें जैवमंडल छिन्न भिन्न हो जाता है और जैविक विविधता का भी ह्रास होता है, हानि होती है। एक एक कर अगर चर्चा करें तो सबसे पहले बाढ़। इसका मुख्य कारण नदियों में जल प्रवाह उनके किनारे लांघकर दूर दूर तक विस्तृत हो जाता है तथा जनजीवन ही उसमें समाप्त हुआ प्रतीत होता है। ऐसी आपदा बाढ़ कहलाती है। बाढ़ में पानी खेतों में घुसकर फसलों को बर्बाद कर देता है। नदी घाटी में और बेसिन क्षेत्र में आसपास वनों का लोप हो जाता है। नदी मार्ग पर स्थापित बांधों के ढह जाने से या नदियों के उद्गम क्षेत्र में हिम के पिघलने से बाढ़ और अधिक भयावह हो जाती है। भारत में बाढ़ आना और उससे प्राकृतिक चुनौतियाँ। भारत में वर्षा के दिनों में 3-4 मास ही होती है। इसकी मात्रा अनिश्चित होती है तथा वितरण भी असमान होता है। कहीं कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है, कहीं पर बहुत सूखा पड़ता है। उष्णक मानसून कभी कभी असामान्य रूप से व्यवहार करता है। जब कभी औसत से दुगनी वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है। कमजोर एम्बैंकमेंट, लघु बांध तथा तटीय कगार नदी के बहाव को सीमित नहीं रख पाते तथा वर्षा के कारण ढह जाते हैं, जिससे नदियों का जल शहरों, गांवों अथवा खेतों के पहुंच जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में अफवाह क्षेत्र में वर्षा ढाल वाले बेसिन के किनारे तोड़कर जनधन को हानि पहुंचाती है। यदि हम 1857 से लेकर 1950 में 75 वर्षों में बाढ़ की संख्या देखें तो इस दौरान उत्तर प्रदेश में 36 बार, उत्तर पश्चिम भारत में 42 बार, मध्य भारत में 12 बार तथा प्रायद्वीपीय भारत में 37 बार बाढ़ आई। जहाँ तक बाढ़ नियंत्रण में प्रबंधन का सवाल है, इसमें बांधों के एम्बैंकमेंट को मजबूत बनाना चाहिए, पुख्ता बनाना चाहिए। अफवाह क्षेत्र में वनों को कटाई को रोकना चाहिए, जिससे जमीन पानी को अवशोषित कर सके। नदी प्रभावित घाटी का अपघटन से सुरक्षित करना चाहिए। अफवाह क्षेत्र में पशुपालन पर रोक लगाई जानी चाहिए। खनन, सड़कों का निर्माण, इमारतों का निर्माण अफवाह क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। बांध निर्माण क्षेत्र का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए और बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा पट्टी, शेल्टर बेल्ट घोषित कर उसे हरियाली क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट से घेर देना चाहिए और अफवाह क्षेत्र में घने वन विकसित कर देने चाहिए, जिससे पानी का प्रवाह नियंत्रित हो सके। दूसरा है भूकंपन प्रभावित क्षेत्रों में आपदा। भूमि के अंदर पाए जाने वाली चट्टानों या प्लेटों की गति व टकराव अथवा वहां दरारों के विकसित हो जाने से पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। जहां भूकंप का क्षेत्र पृथ्वी के अंदर होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। धरातल तक पहुंचने पर ये तरंगे कंपन पैदा करती हैं तथा ये तरंगे घरों, भवनों, इमारतों आदि में दरारें उत्पन्न करती हैं। तीव्रता अधिक होने पर उन्हें धराशायी भी कर देती है, जिससे जनधन की हानि होती है और जीव जंतुओं को भी अत्यधिक नुकसान होता है। भूकंप से धरातल में स्तरों में परिवर्तन आ जाता है, दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, नदियां अपना मार्ग बदल सकती हैं, नए जलाशय उत्पन्न हो जाते हैं और भूसंकलन होना प्रारंभ कर देता है। समुद्र में भूकंप तरंगे बवंडरों के रूप में दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए गढ़वाल और सौराष्ट्र के दो उदाहरण हैं। गढ़वाल में 30 अक्टूबर
1991 में भूकंप द्वारा उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, चमोली बुरी तरह से प्रभावित हुए। इसका प्रभाव इतना अधिक था कि दिल्ली व जम्मू कश्मीर तक इमारतों में दरारें पड़ गई। 2500 गांव प्रभावित हुए, जिनकी 90% जनता बेघर हो गई। इस प्रकार से सौराष्ट्र के कच्छ का भूकंप भी आपदा से प्रारंभ हुआ तथा तटीय क्षेत्र धूल धूसरित वन विलुप्त हो गए। इसका असर अहमदाबाद तक देखा गया। भारत में भूकंपन संवेदनशील क्षेत्र की 4 पट्टियां हैं। यह पहली पट्टी उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गढ़वाल, असम, सिक्किम, नेपाल सम्मिलित है। यहाँ MSK 9 माप का भूकंप आता है। दूसरी पट्टी MSK 8 नाप की है, जिसमें उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, असम, सिक्किम का भाग सम्मिलित है, पहले की अपेक्षा कम शक्तिशाली होती है। तीसरी पट्टी MSK 7 नाप की है। यह साधारण शक्ति है जो कि मध्य भारत, पश्चिमी घाट तक सीमित है। और चौथी पट्टी MSK 5 नाप की है। यह कम प्रभावी है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्व भाग व राजस्थान तक फैली हुई है। भूकंप की भविष्यवाणी अब तक सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग से संभव है। अब है चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत शक्तिशाली होते हैं तथा ये तटों पर वार करते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर इसकी संक्रमणीय अवधि, ट्रांजिशनल पीरियड, अप्रैल से जून तक तथा अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। चक्रवात तटों से भूमि पर प्रवेश कर घोर वर्षा करते हैं तथा वायु वेग बढ़ा देते हैं, जिससे अत्यधिक हानि होती है। तटों पर ज्वारीय लहरें तोड़फोड़ का कार्य करती हैं। बांग्लादेश में 29-30 को 2091 में 2 लाख प्राणियों की मौत हुई और करोड़ों रुपए की जायदाद की हानि हुई। ये उत्पाती चक्रवात भयंकर वायु वेग, घोर वर्षा, बाढ़ और तूफान और ज्वार लेकर आता है। सुरक्षा। चक्रवात की पूर्व सूचनाएं होने से बचाव की संभावनाएं रहती हैं। यह रडार, सैटेलाइट, उत्कृष्ट वैज्ञानिक उपायों से उपलब्ध हो सकती है। पूर्व सूचना होने पर तटों पर पाए जाने वाली आबादी को वहां से हटाया जा सकता है। भारत में 1988 में नेशनल काउंसिल ऑफ डिजास्टर की स्थापना बांग्लादेश के सहयोग के द्वारा की गई, जिसके केंद्र कलकत्ता और चेन्नई है। एक चक्रवात चेतावनी तंत्र की सुविधा भी तटों के मुख्य बंदरगाहों पर है, जिसे मेट्रोलॉजिकल विभाग के अंतर्गत आता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च संस्था है, जो कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ। अगला टॉपिक है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। भूस्खलन से सामान्यतया पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित व छिन्न भिन्न हो जाता है। इस प्राकृतिक आपदा से तात्पर्य चट्टानों का टूट जाना तथा धरातल पर खिसक आना है, वेग से गिरना तथा मलबे सहित चूर्ण के रूप में बिखर जाना, यह इसकी क्रियाएं हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। जब बड़ी चट्टानें टूटकर ब्लॉकों सहित नीचे गिरना प्रारंभ कर देती है, इसे चट्टानीय अवधान भी कहते हैं। इन घटनाओं से यूरोप तथा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे आदि अधिक प्रभावित हैं। भारत में चट्टानी रिसाव से आपदाग्रस्त क्षेत्र उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश व उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग में भूस्खलन से ग्रसित क्षेत्र है। इस आपदा से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे सैकड़ों सैलानी तीर्थयात्री कई सप्ताह तक मार्ग में फंसकर आपत्ति झेलते हैं। भूस्खलन सरिताओं के प्रभाव को अवरुद्ध कर देता है और आसपास
बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। भूस्खलन के कारण प्राकृतिक शक्तियों द्वारा आवरण क्षय क्रिया द्वारा शनय शनय परतवार चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण टूट जाती है। भूकंपन भी भूस्खलन का एक कारण हो सकता है। अतिवर्षा, हिमावरण तथा आवरण क्षय व जल द्वारा चट्टानों को कमजोर कर देने से भी भूस्खलन हो जाता है। बांधों, सुरंगों व सड़कों के निर्माण हेतु चट्टानों में तोड़फोड़ की जाती है तथा उनके कमजोर हो जाने से भी भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वनों का नाश तथा कृषि भूमि हेतु सीढ़ी नुमा खेतों का बनाना इस आपदा को निमंत्रण देना है। भूस्खलन से विनाश की यदि बात करें तो प्रकृति में भूस्खलन करेगी ही। यदि चट्टानें कमजोर बन गई हैं, असंतुलित हो गई हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल से व प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, परंतु प्रबंधन व पूर्व सावधानियों से इसके प्रति सुरक्षा बरती जा सकती है। समय समय पर संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों की पहचान GIS की सूचनाओं व मानचित्रों द्वारा लेते रहना आवश्यक है, जिससे आकस्मिक घटना करने से पूर्व ही कमजोर बड़ी क्षरणशील चट्टानों को प्रबंधित किया जा सके। इस हेतु कुछ समय के अंतराल से सर्वेक्षण कराते रहना आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। संवेदनशील क्षेत्रों में वनस्पति रोपण भी लाभदायक उपाय है। ढालों पर पशु चराना रोकना भी हितकर होता है, क्योंकि पशुओं व बकरियों आदि के खुरों में शनय शनय चट्टानी मृदा आवरण का लोप हो जाता है और वे कमजोर पड़ जाती हैं। संवेदनशील ढालों पर आबादी को जहाँ तक संभव हो नहीं बसाना चाहिए। भूकंपन आदि की सूचनाएं प्रसारित व प्रचारित करके क्षेत्र के निवासियों को सजग कर दिया जा सकता है। धन्यवाद।